मैडम। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में कितना हो गया था देखा एक मिनट। चलिए, तो लास्ट क्लास में आई थिंक अपना टॉपिक चल रहा था हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके। हाँ तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था बोर्ड्स मॉडल के बारे में, और बोर्ड्स मॉडल के ऊपर हमने एनालिसिस करके आई थिंक रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूले निकाल लिए थे, है ना? यस सर। एनर्जी के फॉर्मूला हमने नहीं निकाला था, है ना? रेडियस और वेलोसिटी का ही फॉर्मूला निकाला था। 2 मिनट दीजिए मेरे को, आई थिंक 2 मिनट दीजिए। हाँ, 1 मिनट।
सॉरी भाई, एक इमरजेंसी आ गई थी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था रेडियस के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। Velocity. मैंने आपको बताया था, हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कोई भी क्या कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम है और उसकी किसी भी nth ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो vn स्पीड से मूव कर रहा है, तो दो इक्वेशन बनती हैं। एक तो बनती है उस इलेक्ट्रॉन के FBD के हिसाब से, जितना उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स है, दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है तो उसके ऊपर एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, सर्कुलर मोशन आप सबने पढ़ा हुआ है, आप जानते हो कि k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। सो mv स्क्वायर अपॉन r। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन क्या मैंने बताई थी बोर्स की, बोर्स ने जो एनर्जी के रेडिएशन मिनिमाइज करने के लिए या जीरो करने के लिए जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया था वो क्या था, me n rn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इन दोनों इक्वेशंस को जब एक साथ सॉल्व करते हैं तो आपको इक्वेशन मिलती है rn इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर बाई z एंड vn इज इक्वल टू v नॉट z बाई n। बोलो क्लियर है? इतनी बात हमने देखी थी, ये पहला रूल था, ये सेकंड रिजल्ट था। आर नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आती थी, 0.529 एंगस्ट्रम, और वी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका पिछली क्लास का रिकैप। क्लियर? बोलिए। ठीक है, समझ में आया सबको? हेलो हेलो। तो समझ में हाँ, तो इतना ही बताया था ना। हाँ सर। चलिए, अब मैं आपको इसके आगे की बात बताऊंगा कि जैसे अभी तक हमने रेडियस की बात की, अब रेडियस के अलावा और कौन कौन से मतलब फैक्टर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो स्क्रीन आप देखिएगा और वहाँ से हम लोग समझेंगे, क्योंकि आप लोग रिपीटर हैं तो आपको मैं मतलब लिख लिख के नहीं बताना चाहता, आपको समझाऊंगा, मैं समझाने पे विशेष फोकस होगा। चलिए तो समझते हैं। तो ये है भाई आपके पास बात जो मैंने अभी बोला। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस को आपने जब सॉल्व किया तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको आर एन और बी एन की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, आर एन और बी एन की वैल्यूज के हिसाब से सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में अगर रेडियस इतनी है तो किसी दूसरे एटम की सेकेंड ऑर्बिट में कितनी होगी। तो एक दो सवाल जो है वो हमने आप बाद में सॉल्व करना, अभी के लिए आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अगली चीज आती है फ्रिक्वेंसी। न्यू फ्रिक्वेंसी को मैं कैसे निकालूं, तो देखिए फ्रिक्वेंसी क्या डिफाइन होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कि एक सेकंड में वो कितने राउंड लगा लेता है। ठीक है, जैसे आपके लिए फ्रिक्वेंसी क्या होती है, आपने फ्रिक्वेंसी टर्म जरूर सुना होगा। हर जगह जहां भी कोई चीज मीन पोजीशन के अलोंग मूव करे तो वहां पे फ्रिक्वेंसी नाम की एक चीज आई जाती है। आपने क्या कहते हैं सिंपल पेंडुलम में भी फ्रिक्वेंसी निकाला होगा, मीन पोजीशन से कितनी बार पास होता है, तो वही यहाँ पे है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनोट करके बताता हूँ मैं आपको। तो अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये वी एन स्पीड से चल रहा है और ये आर एन रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, मतलब एक राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है उसको, 2 पाई आर एन करनी पड़। ठीक है, और अगर मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं एक सेकंड में कि इलेक्ट्रॉन कितनी बार घूम गया राउंड 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 राउंड, तो वो कैसे निकलेंगे भाई। अगर मेरी स्पीड है अगर वी एन, मतलब मान लेते मेरी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में मैं 50 मीटर चलता हूँ, और अगर एक राउंड लगाने में 5 मीटर लगते हैं तो मेरी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 50 डिवाइड बाई 5। समझ में आ रही बात? तो एक सेकंड में मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया वी एन, और एक राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई आर एन। तो जब मैं वी एन को 2 पाई आर एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा सॉरी, तो मुझे क्या मिल जाएगा
फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्लियर है? ओके, तो न्यू एन होता है Vn अपॉन 2πRn। Vn का फॉर्मूला आप जानते हैं V0 Z/n, और Rn का फॉर्मूला आप जानते हैं R0 n²/z। आप इसे सॉल्व करेंगे तो V0 अपॉन 2πR0 अगेन एक कांस्टेंट बन जाएगा, और Z/n अपॉन n²/z सॉल्व करने पे आएगा Z²/n³। तो ये जो नया फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी का निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। न्यू एन मतलब nth ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी जो है न्यू एन से रिप्रेजेंट होती है, और वो किसके बराबर होती है? μ0 Z²/n² के बराबर, n³ के बराबर, सॉरी। ठीक है, क्लियर है बात? बोलिए। फ्रिक्वेंसी का बेसिक आइडिया समझ में आया आपको? फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकलेंगे? एक सेकंड में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइड बाय एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस लगती है। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? बोलिए। नहीं बोलेंगे? कोई बात नहीं, चलिए तो क्लियर कर देता हूँ इसको मैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से मैं फ्रिक्वेंसी की बात कर सकता हूँ। फ्रिक्वेंसी के बाद जो अगली चीज़ है वो है टाइम पीरियड। आप जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है? एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, अगर मुझे फ्रिक्वेंसी पता है तो फ्रिक्वेंसी क्या है? एक सेकेंड में कितने राउंड लगाए। ठीक है, अगर मान लेते हैं मेरी फ्रिक्वेंसी 10 है, मतलब मैंने एक सेकेंड में 10 राउंड लगाए, तो बताइए एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा? बोलिए। अगर मेरी फ्रिक्वेंसी 10 है तो मैंने एक सेकेंड 1/10, तो वही है। तो हमेशा याद रखिए कि फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड के हमेशा इनवर्स होती है। ठीक है, दैट मीन्स टाइम पीरियड हमेशा फ्रिक्वेंसी का अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक सेकेंड में 10 राउंड लगाए तो मेरा एक राउंड लगाने में टाइम कितना लगा? 1/10। समझ में आ रही बात? तो टाइम पीरियड विल ऑलवेज बी इनवर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो Tn का फॉर्मूला वही आएगा जो न्यू एन का है, बस अपोजिट होगा, इन्वर्ट होगा। तो Tn इज इक्वल टू 1/μn, एंड 1/μn की जगह पे आप लिख दीजिए 1/μn का जनरल फॉर्मूला होता है μ0 Z²/n³। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा Tn इज इक्वल टू T0 n³ अपॉन Z²। ठीक है, क्लियर है इतना? समझ में आया? तो ये फोर्थ फॉर्मूला है जो कि आपने बोर्स मॉडल से निकाला। ठीक, तो आप अभी तक आप क्या क्या निकाल चुके हैं? रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब बात करनी है आपको सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है एनर्जी। चलिए तो एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी के बारे में समझते हैं। तो समझिए एनर्जी क्या क्या हो सकती है। अगर वही सेम Ze मतलब मैं कहूँ कि एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन लाइक एटम है, nth ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगेन मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगेन आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रेडियस है उसकी Rn और वेलोसिटी है Vn। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी के बारे में बात करनी है। तो एनर्जी एक तो मुझे साफ साफ दिख ही रही है कि कोई भी चीज अगर m मास की और v स्पीड से चले तो एक एनर्जी तो उसके ऊपर हमेशा होती है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? तो आपका m e मास का पार्टिकल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Vn स्पीड से चल रहा है, मतलब उसकी एक काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी, ये बात पक्का है। अपार्ट फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी जो दूसरी एनर्जी है वो कौन सी है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके इन्फ्लुएंस में चल रहा है? न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? Ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E-। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर Q1 Q2 चार्ज r रेडियस पे सेपरेटेड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 अपॉन r। होती है या नहीं? बोलिए। ठीक है, तो इस केस में, हमारे केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? K Q1 Q2 माइनस में अपॉन r है। So this will be the potential energy associated with the electron. That means in our system, electron is having two kind of energy associated over it. कौन सी? Kinetic energy and potential energy. Clear है इतनी बात? बोलिए। ठीक है, ये डिस्कशन बच्चों वाला है,
कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये किसके बेसिस पे आता है? पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे। क्योंकि अगर सेम चार्ज होंगे, प्लस इंटू प्लस भी प्लस है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस है, तो तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तब आर बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो इसलिए सेम चार्जेस दूर जाते हैं ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में कम हो जाए। लेकिन जब आपके चार्जेस अपोजिट होते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है, तब ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव में बढ़ना मतलब घटना। तब आप चाहेंगे कि आर घटे ताकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में बढ़े, मतलब आपकी चीजें स्टेबिलिटी की तरफ चली जाए। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ही सीखा है, यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वो वाला डिस्कशन है जो मैं यहाँ पे किया था। 11th क्लास के लोगों के लिए है, आप लोग तो पहले से ही जानते होंगे। एनीवे, क्लियर है बात? मतलब हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी कंपोनेंट है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ओके, दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? के Q1 न्यूक्लियस पे चार्ज, Q2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, डिवाइड बाई आर है। नो डाउट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। एंड नो डाउट आपका इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, मतलब ये बात पक्की है कि टोटल एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। ये बात पक्का है कि टोटल एनर्जी तो नेगेटिव में आनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जीरो या पॉजिटिव हो गई तब तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तब वो न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन्फ्लुएंस में होने का मतलब, अगर मैं किसी का पार्ट हूँ किसी सिस्टम का, मतलब उस सिस्टम से मैंने कुछ ले रखा है, सीधी बात। अगर मैं इसे पैसे के टर्म्स में समझूं तो यही है, मान लेते हैं आपने मेरे से 1000 रुपए उधार ले रखे हैं, ठीक है, 1000 रुपीज आपने मेरे से उधार ले रखा है, तो आपकी एनर्जी क्या है? -1000। दैट मीन्स आप मेरे इन्फ्लुएंस में रहोगे, ठीक है। मैं आपको कभी भी पकड़ सकता हूँ, ए भाई निकालो मेरे पैसे, ठीक है। अगर आपको मेरे इन्फ्लुएंस से दूर जाना है, मतलब न्यूक्लियस से एकदम फ्री हो जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी 1000 बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आप फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। समझ आई बात? तो आपको अगर मेरे इन्फ्लुएंस से दूर जाना है तो आपको वो 1000 रुपीज मेरे को वापस करने पड़ेंगे, तब फिर आप बोलेंगे हिसाब क्लियर। दैट मीन्स अब आप मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं है, मैं आपको कहीं भी नहीं रोक सकता हूँ। क्लियर? वही इलेक्ट्रॉन की बात कि इलेक्ट्रॉन कितना ही घूम रहा हो वो अलग बात है, बट उसकी टोटल एनर्जी तो नेगेटिव ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो या पॉजिटिव हो गई, मतलब वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि इनफाइनाइट ऑर्बिट पे, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? जीरो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो एनर्जी तो नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब ये बात पक्की है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा ज्यादा होगी किससे? काइनेटिक एनर्जी से। अब कितनी ज्यादा होगी वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम वही पहला रिजल्ट यूज करते हैं, पहली इक्वेशन। कौन सी पहली इक्वेशन? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। याद करिए, बोर्ड्स मॉडल की पहली इक्वेशन यही लिखी थी हमने, है या नहीं? बोलो, ठीक है। समझ में आया आपको या नहीं? बोलिए। ठीक, तो आप देखिए, अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा ढंग से देखूं तो ये आर एन और ये आर एन तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज जो बचेगी, ये चीज क्या है? ये चीज इज सेम एज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एम ई वी एन स्क्वायर जो है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हाफ एम ई वी एन स्क्वायर इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिजल्ट कि minus times of potential energy is 2 times of kinetic energy. That means potential energy of electron is -2 times of the kinetic energy of electron. Kinetic energy तो कभी नेगेटिव होता नहीं, आप जानते हैं, तो kinetic energy is always positive. That means potential energy is always -2 times of that kinetic energy. इतनी बात क्लियर है सबको? सोच लीजिए, समझ लीजिए, पूछ लीजिए, बताइए। क्लियर है सर। बोलिए। हाँ, तो बहुत ही क्लियरली आपको पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी मैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। चलिए,
तो टोटल एनर्जी को लिखते हैं, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज फाउंड आउट टू बी -2 times of kinetic energy. So I can write here potential energy is equal to -2 times of kinetic energy. तो आपको क्या मिल जाएगा, total energy of electron is equal to minus times of kinetic energy or potential energy of electron divided by 2. So this is the standard result. Kinetic energy को solve करना आसान है, तो मैं उसको सीधा लिख देता हूँ कि total energy is equal to minus of kinetic energy and that is minus half me Vn square. ठीक है, और Vn का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं जानता हूँ, Vn इज इक्वल टू V नॉट Z बाई N. मैं इसको सीधा यहाँ पे यूज कर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस हाफ ऑफ एम ई, Vn की जगह पे आएगा V नॉट का स्क्वायर एन Z बाई N का स्क्वायर. ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, हाफ एम ई कांस्टेंट, V नॉट स्पीड कांस्टेंट, V नॉट तो कांस्टेंट होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. इन सब की वैल्यू डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा E नॉट. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा nth ऑर्बिट में, तो किसी भी nth ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. ठीक है, क्लियर. और ई नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. हाँ भाई, मोहम्मद हुसैन अहमद, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए. इतना तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक आपको क्लियर हुआ. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ये है आपके पास, En इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. एंड ई नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चलिए बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है समझने में तो बताएं. किसी को कुछ पूछना है, बोलिए, क्लियरली पूछ लीजिए, बिना किसी मतलब दिक्कत के. मैं जानता हूँ आप लोग रिपीटर है, मतलब 12 पास है, बट स्टिल बेसिक लेवल पे आपको भी डाउट हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. ठीक है, सारी चीज़ों को अज्यूम नहीं किया जा सकता. तो बोलिए, टोटल एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कितना निकला, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स टोटल एनर्जी कितना निकला, माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एंड उसके बेसिस पे फॉर्मूला क्या मिल गया, En इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. और ई नॉट की वैल्यू कितनी मिली, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब क्या है, अगर मैंने एन की वैल्यू 1 कर दी, जेड की वैल्यू 1 कर दी, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, माइनस ई नॉट के बराबर, दैट इज -13.6. अगर मैं हाइड्रोजन एटम के दूसरे ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालना चाहूँ तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ. ठीक है, यूजिंग द सेम फॉर्मूला. तो जब सेकेंड ऑर्बिट आएगी तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, -13.6. सेकेंड ऑर्बिट की कितनी होती है, -3.4. थर्ड ऑर्बिट की कितनी होती है, -1.5. और फोर्थ ऑर्बिट की कितनी होती है, 13.6 डिवाइड बाई 16, मतलब -0.85. समझ रहा है मेरी बात. तो दैट मीन्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एनर्जी एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एनर्जी एन स्क्वायर की टर्म्स में डिक्रीज करेगी. क्लियर है बात, बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत है बताए. कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्या बात है, किसी को कोई डाउट नहीं है. चलिए किसी किसी आर्बिट्रेरी आदमी से पूछता हूँ, रैंडम आदमी से. हाँ भाई, तो रैंडम आदमी सादिक. हाँ भाई सादिक जी, समझ में आया आपको या नहीं, बोलिए. सादिक जी क्लास में है आप, हेलो. चलिए सादिक जी नहीं बोलना चाहते. चलिए नजमा मैडम आप बताइए, आप सामने ही दिख रहे हैं, नजमा बेगम. हाँ सर. क्लियर है, हाँ सर, क्लियर है. ओके. चलिए, तो एक कंफर्मेशन भी हमें मिल गया है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज अबाउट द व्हाट, दिस इज अबाउट द एनर्जी वेरिएशन. आप क्लियरली देख सकते हैं कि एनर्जी वेरिएशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है. ऐसा नहीं है कि जैसे 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए. नहीं, एनर्जी क्या आ रही है, पहले ऑर्बिट की अगर 1 है तो दूसरे ऑर्बिट की 1/4 है.
तीसरे ऑर्बिट की 1/9 है, चौथे ऑर्बिट की 1/16 है, n स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। दैट मीन्स जो एनर्जी वेरिएशन है हाइड्रोजन एटम में वो नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है। चलिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन का क्या मतलब है। नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन का मतलब ये है जो मैंने आपके सामने बना रखा है कि अगर मैं एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करूं तो ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी देखिए -13.6 है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी 3.4 है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी 1.5 है माइनस में, फोर्थ की है 0.85, फिफ्थ की निकालोगे तो और भी कम आएगी, ठीक है, अराउंड 0.54 आएगी, ठीक है, सिक्स की निकालोगे तो और भी कम आएगी, 0.37 आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट तक जब आप पहुंचेंगे तब जाके आपकी एनर्जी जीरो आएगी। दैट मीन्स हाइड्रोजन लाइक एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो इन्फिनिटी हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कब माना जाता है? जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहे। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कब माना जाता है? जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहे, यहाँ पे रहे, तब वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अगर वो किसी और दूसरी स्टेट में है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 2021 में, तो वो सब की सब कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से तो हाइड्रोजन एटम की इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है, ठीक है। आप सोचिए दो और टर्म्स इसके साथ जुड़ जाती हैं, एक आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरा सेपरेशन एनर्जी। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फ्री कर देते हैं मतलब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ले जाते हैं, मतलब आपने किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, कहां से? ग्राउंड स्टेट से, n = 1 से, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट से, तब जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है। समझ आई बात? जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? -13.6 से 0 पे जाना है तो कितना देना पड़ेगा? +13.6। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तब वो फ्री हो जाएगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? ओके। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉन पहले से एक्साइटेड स्टेट में है, मान लेते हैं पहले से ही आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, n = 3, तो उसकी एनर्जी कितनी है? -1.5। अब आप इस थर्ड ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हैं, तो जो एनर्जी लगेगी दैट इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी डिफाइंड है एक्साइटेड स्टेट में और आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड है ग्राउंड स्टेट में। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज नोन एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो जब आप ग्राउंड स्टेट से निकालते हो तो जितनी उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, n = 1 की एनर्जी है, उसके बराबर एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं देन दैट एनर्जी इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये दो टर्म और एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। आई थिंक पहले से आप लोग ने ये टर्म जरूर सुने होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर n = 3 में थर्ड ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए सेपरेशन एनर्जी कितनी है? थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी के आगे माइनस लगा दीजिए, मतलब +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन जब आप उस इलेक्ट्रॉन को 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे तब उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। समझ में आया सबको या नहीं आया? ठीक है। और ये बात पक्की है कि ये जो वेरिएशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, दिख रहा है। आप अगर डिफरेंसेस को नोट करें तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस सबसे बड़ा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड एंड थर्ड के बीच में गैप बहुत कम है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है। थर्ड एंड फोर्थ के बीच में गैप और भी कम है, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में गैप और भी कम होगा। दैट मीन्स धीमे धीमे जो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप है दैट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग as soon as n is increasing। समझ में आया? बोलिए। यस सर। ठीक है सर तो दिस इज अबाउट, अगर हम बोलो। लोग N2 में अगर हम लोग N2 में लेकर जाएंगे ना ये एक्साइटेड स्टेट में, तो उसका क्या आयनेशन एंथैल्पी ये होगा क्या? एनर्जी ये होगा समझिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा क्या? समझिए
आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब भी टर्म आएगा, आयोनाइजेशन जब टर्म आता है, एंथैल्पी हो या एनर्जी हो, उसके लिए हमेशा ग्राउंड स्टेट ही बेस होता है। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1। एक्साइटेड स्टेट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी टर्म यूज नहीं होता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तब वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ना बोल के क्या बोला जाएगा, सेपरेशन एंथैल्पी या सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो सेपरेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर एक्साइटेड स्टेट्स। तो आपका जो सवाल था कि अगर सेकंड में हुआ तो सेकंड में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे सेकंड में हुआ तो सेकंड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी, -3.4। अब -3.4 को आप जीरो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना जोड़ना पड़ेगा, +3.4। तो इसके लिए एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी कितनी है, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? ओके। हाँ सर। तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ग्राउंड स्टेट, सेपरेशन एनर्जी का मतलब एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फाइमा मैडम? हाँ सर। और कोई डाउट है किसी? नहीं, चलिए। So this is the basic idea about the non-uniformity of energy distribution. आगे बढ़ते हैं। तो आइडिया जो है मतलब बच्चों के लिए, बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो एकदम इक्वी डिस्टेंस है, रेडियस भी इक्वी डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है। एटम को अगर आप ढंग से बनाएंगे तो ये रेडियस भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, एनर्जी भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। रेडियस भी देखो n² के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अगर r0 हुई तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी। अगर ये रेडियस r0 है तो ये रेडियस 4r0 है, तो अगली रेडियस 9r0 है और उसकी अगली रेडियस 16r0 होगी। मतलब एटम का रिप्रेजेंटेशन ये नहीं होता है जो ऊपर है, एटम का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन यूनिफॉर्मिटी को दिखाएगा। एटम इज नेवर सिमेट्रिकल। वो अलग बात है कि हम सिमेट्रिकल बनाते हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में। याद करिए, आपने जब CH4 का मतलब स्ट्रक्चर बनाया होगा 9th 10th क्लास में, जिसमें आपको 5 नंबर मिला होगा, तो आपने बोला होगा कार्बन होता है 2,4, तो कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन। आपने एकदम सिमेट्रिकल बनाया होगा, आपके टीचर ने भी गुड लिखा होगा, और फिर आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन चिपका देते हो, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन चिपका देते हो, फिर यहाँ पे। तो ये 9th क्लास की बात है, जब आपको आइडिया लगता है कि एटम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। आप समझिए, एटम इज नॉट अ सिमेट्रिकल थिंग। व्हाई? बिकॉज एटम इज हाईली नॉन यूनिफॉर्म। व्हाई? बिकॉज स्क्वायर की टर्म्स में वेरिएशन। समझ में आ रही बात? तो बहुत क्लियरली सी बात है कि भैया सिमेट्री तो आएगी नहीं, ठीक है। आपका एटम जो है वो एकदम से पहली ऑर्बिट बहुत क्लोज, दूसरी ऑर्बिट थोड़ी दूर, तीसरी ऑर्बिट और ज्यादा दूर, चौथी ऑर्बिट और भी ज्यादा दूर, पांचवी ऑर्बिट और भी ज्यादा दूर। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही सेम चीज रेडियस पे भी है, यही सेम चीज क्या कहते हैं एनर्जी पे भी है, वेलोसिटी पे, हर जगह पे यही चीज है। एटम कभी भी सिमेट्रिकल नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आपका आइडिया हो 9th 10th वाला, ये वाला, तो ये आइडिया आप समाप्त है, इसका कोई कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़े। बेसिक आइडिया क्लियर हो गया आपको, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, तो आपके लिए सवाल है, सवाल सॉल्व करके दिखाइए। तो ये सवाल है आपके पास, चलिए स्टार्ट हो जाइए। 2 मिनट मतलब तो 2-3 मिनट देता हूँ मैं आपको, सॉल्व करिए। क्या सवाल है? फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ एटम द एनर्जी इज x यूनिट। तो आपको एनर्जी x यूनिट गिवन है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ x इन फॉलोइंग केसेस। तो x की टर्म्स में ही आपको इन केसेस की एनर्जीज को बताना है। कौन कौन सी एनर्जीज को बताना है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Be3+। तो जब मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी बोला तो फर्स्ट ऑर्बिट बाय डिफॉल्ट हो गया, एंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+। चलिए स्टार्ट हो जाइए और x की टर्म्स में आंसर को निकालिए। समय मैं आपको देता हूँ, प्रैक्टिस करिए थोड़ा। क्लियर है? सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, तो स्टार्ट हो जाइए। तब तक मैं चाय पीता हूँ, आप स्टार्ट हो जाइए। देखिए
किसी को कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से जरूर पूछ सकता है, मैं आपको सुन रहा हूँ। ठीक है।
हेलो, हो गया सॉल्व? कौन आंसर देगा बताओ? हेलो, कोई 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 कुछ नहीं बोल रहा? गलत बात। सॉल्व नहीं हुआ क्या? हेलो हेलो हेलो, नहीं। चलिए, तो मतलब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है, ठीक है, आप देखिए, जो चीज़ आपको गिवन है वो एक्स की टर्म्स में गिवन है। तो पहले तो आपको एक्स की टर्म्स में गिवन चीज़ को निकाल लेना चाहिए। क्या गिवन है? थर्ड ऑर्बिट ऑफ एटम, एनर्जी एक्स है। तो क्यों ना एनर्जी का फॉर्मूला लगाया जाए और थर्ड ऑर्बिट की लिथियम 2+ की एनर्जी को चेक किया जाए। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब जेड की वैल्यू कितनी है लिथियम 2+ के लिए? 3। एन की वैल्यू कितनी है? 3। 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब एक्स जो एनर्जी गिवन है दैट इज सेम एज व्हाट? माइनस ई नॉट। क्लियर है? ठीक है, मतलब ई नॉट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई एक्स की टर्म्स में माइनस एक्स। इतना सबको समझ में आया? बोलिए ओके। जी सर। हाँ, अब मुझे किसकी एनर्जी निकालनी है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट तो n इक्वल टू 1 और हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1, ठीक है। मैं फिर से एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं लिख पाऊंगा E1 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, तो वो माइनस ई नॉट के बराबर ही आया। और माइनस ई नॉट किसके बराबर? एक्स के बराबर। दैट मीन्स ए पार्ट का आंसर एक्स हो गया, खत्म। इतना आसान, ठीक है। अब सेम काम सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम के लिए करिए। तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम का मतलब n इक्वल टू 2 एंड z की वैल्यू भी 2। फिर से आप फॉर्मूला लगाइए। सो E2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? माइनस ई नॉट 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, फिर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर से ये वैल्यू क्या आई? माइनस ई नॉट, मतलब ए पार्ट और बी पार्ट दोनों का आंसर है एक्स। क्लियर है? बोलिए, समझ में आया? ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Be3+। तो Be3+ आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी कब डिफाइन होती है? फर्स्ट ऑर्बिट से। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1। और Be3+ के लिए z की वैल्यू क्या होती है? 4। समझ में आ रही बात? चलिए, तो 1 और 4 के लिए पहले उस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लीजिए, ठीक है। वो जितनी भी एनर्जी होगी उसके आगे एक और माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी होगी नेगेटिव में, मुझे उसको पॉजिटिव में देना पड़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? माइनस ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। चलिए तो देखते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइंड है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम या ग्राउंड स्टेट। अब हाइड्रोजन लाइक एटम है तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट 1 है, तो हमेशा n इक्वल टू 1। तो आई की वैल्यू क्या होगी? हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Be3+ कितना आएगा? n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 4। सो E1 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो वो आ जाएगी माइनस 16 ई नॉट, ठीक है। तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मुझे देनी पड़ेगी प्लस 16 ई नॉट, ठीक है। तो प्लस 16 ई नॉट का मतलब कितना हो गया? माइनस 16 एक्स के बराबर, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आएगा एक्स की टर्म्स में? माइनस 16 एक्स। क्लियर है? बोलिए बोलिए सभी लोग, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ली और उसके आगे माइनस लगा दिया, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी निकली? माइनस 16 ई नॉट, मतलब 16 एक्स। तो उसके आगे माइनस लगाओगे तो क्या आएगा? माइनस 16 एक्स। दिस इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। अगला क्या है? सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी मैंने डिफाइन किया ही है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। तो आप किसी भी एक्साइटेड स्टेट से निकालना चाहते हैं, आपको इस केस में कौन सा एक्साइटेड स्टेट गिवन है? थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, मतलब n की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 2 है हीलियम प्लस के लिए। तो जब n की वैल्यू 3 है
और z की वैल्यू 2 है, तो पहले आप थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी को निकाल लीजिए। ठीक है, तो एनर्जी मैंने निकाल लिया सबसे पहले E3, वो कितना आएगा -E0 z स्क्वायर, हीलियम के लिए 2 स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आई -4E0/9, और E0 की वैल्यू कितनी है -x, मतलब एनर्जी आई x की टर्म्स में 4x/9। ठीक है, तो अगर ऑर्बिट की एनर्जी है 4x/9, तो मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सेपरेट करने के लिए, माइनस ऑफ दैट मीन्स द आंसर विल बी -4x/9। क्लियर है? किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में, प्लीज बताएं, बोलिए। बोलिए यार, तो आप लोग बोल नहीं रहे हो बिल्कुल भी, क्या बात है? अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। ज्यादा टफ है क्या, मतलब चीजें ज्यादा टफ है क्या, बता दीजिए। नहीं सर। क्लियर है ना, आसान चीजें है ना भाई? हाँ सर। तो ये इतना समझ में आ गया सबको? चलिए, तो इतना समझ में आने के बाद मतलब हमने एनर्जी का बेसिक आइडिया निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, एनर्जी के ट्रांजिशंस की, कि एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे ऊपर नीचे भागता है अलग अलग ऑर्बिट में। जैसे लोअर ऑर्बिट में से की एनर्जी कम है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि अगर मैं लोअर ऑर्बिट को कुछ एनर्जी दे दूं और वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चला जाए, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो बताइए उसका आप रिलेशन कैसे निकालेंगे? या कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, उससे वो ग्राउंड स्टेट में जब आ रहा है तो वो कौन कौन सी एनर्जी को रिलीज कर रहा है? तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि जब भी ऐसा काम होता है, मतलब एनर्जी जब भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, मतलब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रिसाइजली। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट्स में जाता है या हायर ऑर्बिट से एनर्जी रिलीज करते हुए लोअर ऑर्बिट्स में आता है, तो ये बात पक्की है कि ये ट्रांजिशन एनर्जी का जो क्या कहते हैं कन्वर्जन है, वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है। आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया, उसकी एनर्जी घटी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर एनर्जी घट रही है तो जितनी भी एनर्जी घटी वो किस फॉर्म में रिलीज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए क्या चाहिए, वेव समझना पड़ेगा कि वेव क्या होता है। अभी तक तो आप पार्टिकल पार्टिकल चिल्ला रहे हो, वेव क्या होता है, तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए वेव का। वेव क्या होती है, वेव कितने टाइप की होती हैं, वेव के स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड। ठीक है, वेव नंबर, ये सब क्या होता है वेव के लिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस टाइप का वेव है, और फाइनली हमें ये रिलेशन निकालना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किन पैरामीटर्स पे हम एनर्जी ऑफ वेव को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि हमें हमारा मेन गोल तो क्या है, एनर्जी को निकालना। अगर मुझे एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला मिल गया लैम्डा की टर्म्स में या न्यू की टर्म्स में, तो मेरा काम हो गया। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ने एक लैम्डा की फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब, वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब किया, तो मुझे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एनर्जी अगर 1 से 3 के ट्रांजिशन की है, तो आपका इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में चला जाएगा। समझ में आ रही बात सबको या नहीं आ रही है? इतनी बात क्लियर है? बोलिए। यस सर। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझें। ठीक, ये है आप समझने का तरीका। सोचिए, आपका इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं n = 1 में है। ठीक है, दोनों ही तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। मान लेते हैं यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम ये बात तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन होते, आपकी एनर्जी मान लेते 50 यूनिट। ठीक है, अगर आपने बाहर से कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, मान लेते हैं आपने बाहर से 30 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब किया,
तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब आपकी एनर्जी अब कितनी हो जाएगी 80 यूनिट। समझ पा रहे हैं आप या नहीं समझ पा रहे हैं? वही वाली बात है कि अगर ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन है, बाहर से उसने कुछ चीज एब्जॉर्ब की, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। समझ में आ रही बात? एंड दिस इज नोन एज व्हाट, एब्जॉर्प्शन एनर्जी। और इसी के को अगर हम लैम्डास की टर्म्स में अरेंज करते हैं, देन दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉन ये हो, हायर एनर्जी स्टेट में हो, एक्साइटेड स्टेट में हो, जहां पे एनर्जी क्या है, ज्यादा है। जब वो, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, टेम्परेरी। एक्साइटेड स्टेट में आप तो नहीं रहना चाहेंगे, कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाती है, कब जाती है, हाई एनर्जी कंडीशन पे, क्योंकि वो अनस्टेबल चीज है। हर कोई अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है, मिनिमम। ठीक है, तो आप एक्साइटेड स्टेट में हो तो आप टेम्पररी हो, माइक्रो सेकेंड्स के लिए हो। ठीक है, जैसे ही आपको मौका मिलेगा, या तो आप बॉन्ड बना लीजिए, कोई नया मतलब रिएक्शन कर लीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर बाउंडेशन है कि आप एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में। तो जब आप ग्राउंड स्टेट में जाएंगे एक्साइटेड स्टेट से, तो फिर तो भी आपकी आपकी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले थी ज्यादा, बाद में हो गई कम। तो जितनी भी कम हुई उसके करस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो जैसे 3 से 2 में गया तो भी एनर्जी रिलीज हुई, 3 से 1 में गया तो भी एनर्जी रिलीज हुई, 2 से 1 में गया तो भी एनर्जी रिलीज हुई। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है? तो जब एनर्जी इमिट होती है एटम से, तो उसको हम बोलते हैं इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब इमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि आपको आप अलग अलग वेवलेंथ को छोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये है तरीका मेन, ये है मेन रिएक्शन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। क्या कि या तो हम हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से एनर्जी देके एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं, और कितनी कितनी मतलब मैं कहूँ कि एनर्जी को उसने अब्जॉर्ब कर लिया वो हम नोट कर लें, या फिर हम एक एक्साइटेड स्टेट के एटम को फिर से ग्राउंड स्टेट पे लाएं। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम, और देखें कि वो कितनी कितनी क्या कहते हैं एनर्जीज को इमिट कर सकता है। ठीक है, सो दिस कलेक्टिवली इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हम पढ़ना चाहते हैं। बट अफसोस की बात क्या है, अफसोस की बात यह है कि एनर्जी को आप ऐसे लात मार के या अपने हाथों से, मतलब ऐसे कैरम कैरम की तरह एनर्जी नहीं दे सकते इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आपको देना है तो दो तीन ही तरीके हैं, या तो आप गर्म कर दीजिए, थर्मल एनर्जी। ठीक है, सबसे आसान जो तरीका है वो है हाई एनर्जी रेडिएशंस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आप एनर्जी को दीजिए इलेक्ट्रॉन को। तो ये जनरली देखा गया है कि जो एटॉमिक ट्रांजिशंस होते हैं उनमें जो मेन करेंसी है एनर्जी रिलीज करने की या एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, तो अब मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर लैम्डा इतनी है तो उसमें कितनी एनर्जी है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है तो उसमें कितनी एनर्जी है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो जो मेन बेसिस है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहला काम हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ना। क्या हुआ भाई? कुछ हुआ है इसमें, क्या दिक्कत हुई? हाँ ये ठीक है, क्लियर है बात, सभी को क्लियर हुआ या नहीं? बोलिए, समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ सकते हैं, बट कितनी एनर्जी ले रहे हैं, कितनी एनर्जी छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टर्म्स में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लैम्डा और न्यू पे डिपेंड करेगा। तो हमें एक बेसिक आइडिया वेव का पता होना चाहिए कि वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, और उसकी एनर्जी किस किस फैक्टर्स पे एसोसिएट होती है। तो वो हम देखेंगे अगले पेजेस में। तो सबसे पहले हमें आइडिया बनाना है वेव का। तो बताइए वेव क्या होता है? आप सभी लोगों ने कई बार वेव पढ़ा है, इवन पूरे फिजिक्स में तो एक चैप्टर ही है वेव ऑप्टिक्स नाम से, आपने जरूर पढ़ा है वेव क्या होता है। तो बताइए वेव क्या होता है? तो वेव की डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी हुई है कि वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम पार्टिकल्स। है कि नहीं? बोलिए, क्लियर है? ये तो आप जानते ही है कि मीडियम के पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते हैं, बस वो अपनी मीन पोजीशन के अलोंग ऑसिलेट होते हैं। ठीक है, या तो वो अपने
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हैं या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के सेम साइड ऑसिलेट होते हैं। तो दो टाइप की वेव होती हैं। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में मेन अंतर क्या है बताइए आपके हिसाब से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड अ वेव? कौन बताएगा? कोई भी? वेव अपनी मेन पोजीशन में ऑक्सीलरेट करता है, मूव करता है मेन पोजीशन में। अच्छा, वेव मीन पोजीशन में ऑसिलेट करता है। अच्छा, और पार्टिकल नहीं कर सकता ऑसिलेट मीन पोजीशन में? सिंपल पेंडुलम में क्या ऑसिलेट करता है मीन पोजीशन के अलावा? वेव या पार्टिकल? वेव। बोलिए मैडम। वेव करता है। एम मास का पार्टिकल, सिंपल पेंडुलम, रस्सी से आपने एम मास का एक पार्टिकल लटका रखा है, वही ना मीन पोजीशन के अलोंग ऑसिलेट करता है। जी सर। कहाँ ऑसिलेट कर रहा है बताइए? बेसिक आइडिया, फिजिक्स, फिजिक्स का सवाल है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल एंड वेव नेचर? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। आपने पूरी मैकेनिक्स में पार्टिकल नेचर पढ़ाया भर भर के, और आपने पूरे वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर पढ़ाया भर भर के। दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है बताइए? आप लोग रिपीटर के लोग हैं, बताइए। बोलिए, कोई नहीं बोलना चाहता? आप लोग यार थोड़ा तो मतलब कंट्रीब्यूट करिए, बताइए यार थोड़ा। तो 2 साल आपने मेहनत की है, 2 साल आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपने मैकेनिक्स भी पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ा है, बेसिक आइडिया तो बताइए क्या डिफरेंस है। मैं बताता हूँ आपको, चलिए। फिजिक्स आपने जो भी पढ़ी हो, आप चलिए इस चीज को समझिए। पार्टिकल मतलब है तो सब एनर्जी ट्रांसफर। पार्टिकल भी अगर मूव कर रहा है, एनर्जी ही लेके जा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एवरीवेयर। Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted into one form to another, or it can be transferred from one point to another. यही है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अब पार्टिकल एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे देखता है? पार्टिकल, अगर आप पार्टिकल हैं, ठीक है, तो पार्टिकल का काम होता है कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एनर्जी को लेके जाऊंगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जब मैं ये काम करूंगा तो ये काम मैं खुद करूंगा। मतलब जिस पार्टिकल को आपने एनर्जी दी, वो खुद जाके वहां पे जाएगा और वहां पे टकराएगा। मतलब पार्टिकल नेचर के दौरान एनर्जी ट्रांसफर होता है कॉलिजन्स के थ्रू, ठीक है। जैसे मुझे आपको एनर्जी देना है, ठीक है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? मैं एक पत्थर उठाऊं और सीधा पत्थर आपकी तरफ फेंक दूं ई एनर्जी के साथ, ठीक है। होगा क्या? जब वो पत्थर एनर्जी लेके जा रहा है, जैसे ही वो आप पे टकराएगा, ये जो भी भाई बंधु है जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं, वो ये काम ना करें, उनका नाम मेरे को दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको पकड़ लूंगा और आपका मतलब दिक्कत होगा आपको, प्लीज। तो बोर्ड पे ऐसे ऐसे मतलब मत बनाए। आप अब आपको आपको दिक्कत हो रही है भाई, आपकी वजह से सबको दिक्कत हो रही है, प्लीज डोंट डू इट, ठीक है। आप लोग मतलब सीनियर लोग हैं यार, 12th पास है, आप अपना समय इस तरह से बर्बाद मत करें, समझिए। मैं आपको कोई फालतू की चीज नहीं बता रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर फिजिक्स पढ़ा है, फिर से नहीं मानेंगे आप। एनोनिमस नाम के क्या क्या प्रूव करना चाहते हैं भाई आप लोग? पार्टिसिपेंट कम हो गए, लोग भी कम हो गए, क्या किया जाए? एनीवे, तो आप समझिए पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है। तो पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? पार्टिकल नेचर का मतलब ये है कि मैंने एक पार्टिकल को एनर्जी दी, एम मास के पार्टिकल को, और वो आपके ऊपर जाके टकराया और आपको उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। समझ नहीं बात?
दिस इज पार्टिकल नेचर। लेकिन इस केस में हुआ क्या है कि पार्टिकल जिस मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है वो हमेशा मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करते हुए जाता है। जैसे जो पत्थर मैंने आपकी तरफ फेंका वो पत्थर एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब एयर के मॉलिक्यूल वापस उस जगह पे आएंगे या नहीं आएंगे आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। बट वेव नेचर की बात अगर मैं करूं तो वेव नेचर एक इस टाइप का एनर्जी ट्रांसफर है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, जिसमें आप बीच वाले मीडियम पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। डिस्टर्ब का मतलब मीडियम पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, एनर्जी उनके थ्रू से निकल जाएगी, तो वो अपनी मीन पोजीशन पे ही रहेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने सामने एक एग्जांपल बना रखा है। एग्जांपल क्या है? रोप का एग्जांपल। मान लेते हैं एक रोप है आपके पास जिसका एक एंड आपके पास है ए पॉइंट, ये पॉइंट मतलब आपके हाथ है, यहाँ पे आपने उस रस्सी को पकड़ रखा है। रस्सी क्या होता है भाई? रस्सी इज लाइक कलेक्शन ऑफ या समेशन ऑफ मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है रस्सी, रोप, ठीक है। आपको ए पॉइंट से अपने हाथ से एनर्जी को ट्रांसफर करना है। मान लेते हैं सामने वाली एक वॉल है या गेट है, गेट में एक नॉब लगा हुआ है, वो पॉइंट बी है, आपको उस नॉब पे एनर्जी ट्रांसफर करना है। पार्टिकल नेचर क्या बोलता है? पत्थर उठाइए और सीधा उस नॉब पे मार दीजिए। तो जैसे ही पत्थर उस नॉब पे टकराएगा वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, नॉब में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है? वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव ट्रांसफर क्या बोलता है? आप नॉब के ऊपर डायरेक्टली अटैक मत करिए, मतलब डायरेक्टली आप किसी पार्टिकल को मत भेजिए। आप नॉब और अपने हाथ के बीच में एक रस्सी बांध लीजिए, ठीक है, और रस्सी को आप उतना फोर्स दीजिए पॉइंट ए पे। तो होगा क्या? जैसे ही आपने रस्सी को ऊपर की तरफ पुल किया, आपने पॉइंट ए को एनर्जी दी, पॉइंट ए ऊपर जाएगा, लेकिन ड्यू टू द लिंक बिटवीन ऑल अदर पार्टिकल्स होगा क्या? ए के साथ बी भी ऊपर जाएगा, ए अपनी एनर्जी बी को भी ट्रांसफर करेगा, बी सी को खींचेगा, सी डी को खींचेगा, डी ई को, एफ को, इस टाइप से एनर्जी आगे बढ़ेगी और आपको इस टाइप की एक वेव फ्रंट मिलेगी। पहले ऐसी, फिर ये वाले जो टॉप वाला पार्टिकल है वो नीचे आने लग जाएगा, तो जैसे ही वो नीचे आएगा अगला वाला पार्टिकल नीचे आएगा, फिर अगला वाला नीचे आएगा। कुल मिला के जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी, रस्सी जैसी थी वैसी होती जाएगी और ये जो पर्टिकुलर लंप है ये आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात? एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये सेम फोर्स किसको ट्रांसफर हो जाएगा? आपके नॉब के पार्टिकल को, और वहां पे आपको फोर्स मिल जाएगा। सो वेव इज लाइक the transfer of energy between two points without affecting the medium particle। जब मैंने रस्सी के थ्रू झटका मार के उस नॉब को हिला दिया तो एनर्जी तो ट्रांसफर हुई, लेकिन क्या रस्सी में पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हुआ? नहीं। समझ में आई बात? पहले जो पार्टिकल ए था वो अपनी पोजीशन पे है, अभी भी है, ठीक है, लेकिन उसके थ्रू से जब एनर्जी ट्रांसफर हुई तब वो अपनी मीन पोजीशन से या तो वो परपेंडिकुलरली मूव किया या वो पैरेलली मूव किया towards the direction of propagation। This is the basic idea of wave। आप सभी लोग सहमत हैं मेरी बात से? बोलिए। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये है वेव का बेसिक आइडिया कि वेव जो है, जब वेव मूव करता है तो नो डाउट मीडियम के पार्टिकल डिस्प्लेस तो होते हैं, लेकिन वो अपनी मीन पोजीशन को कभी नहीं छोड़ते। जैसे एनर्जी ट्रांसफर हो गई वो वापस जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मतलब वेव जो है वो मीडियम पार्टिकल्स को अफेक्ट नहीं करता है टेक्निकली, लेकिन पार्टिकल नेचर हमेशा अफेक्ट करेगा, ये बात पक्का है। चलिए, तो ये बेसिक आइडिया हो गया। तो कितने टाइप की वेव पॉसिबल है? तो वेव ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, वेव आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? जैसे अभी रस्सी वाली वेव्स थी, रस्सी में जो आपका एनर्जी है वो जा रहा था नोब की तरफ, लेकिन पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे थे ऊपर नीचे, वेव ऐसे बन रहा था। समझ में आ रही बात? सो ऑफ कोर्स दो टाइप की वेव है। ट्रांसवर्स, जब पार्टिकल्स का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप अपने मुंह के आगे हाथ रख के बोलिए, आपको प्रेशर डिफरेंस नोट होगा, आपको लगेगा कि एयर कंप्रेस हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो साउंड वेव जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग कंप्रेशन और एलोंगेशन के ऊपर बेस्ड है। समझ आ रही बात? जो सामने की एयर है, जैसे मेरे मुंह से लेके
आपके कान तक मैं एयर का कॉलम बना लूं, ठीक है, तो हो क्या रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वॉइस बॉक्स में जो एनर्जी लगा रहा हूँ, तो उससे एयर कंप्रेस हो रही है या फिर एलोंगेट हो रही है। समझ में आ रही बात? और यही कंप्रेशन एलोंगेशन आपके ईयर ड्रम के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। और जब आपका ईयर ड्रम कंप्रेस होता है, मतलब हिलता है, एक्सपेंड होता है, तो यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका ब्रेन परसीव करता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ वेव होती हैं जिनमें पार्टिकल के ऑसिलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होते हैं, वैसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और कुछ वेव्स होती हैं जिनमें जो ऑसिलेशंस होते हैं मीडियम पार्टिकल्स के, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक हिसाब का ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि इसमें जो डिस्टरबेंस होगा या जो एनर्जी कैरी होगी या एनर्जी के जो ऑसिलेशंस हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। साउंड वेव इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, समझ में आ रही बात। मटेरियल वेव जैसे रस्सी के अंदर वाली वेव इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स वेव। तो अब वेव को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके क्या क्या पैरामीटर्स पॉसिबल हैं। तो वेव्स के जो पैरामीटर्स हैं मेजरली इतने होते हैं, जैसे लैम्डा, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ठीक है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सब इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं वेव के। तो किसी भी जनरल वेव के लिए अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ूं तो वो ये है आपके सामने। पहला पॉइंट है वेवलेंथ, लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट मैं कहूँ रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस आपकी वेव ने ट्रेवल किया, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो किसी वेव में जो टॉप पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो सबसे नीची पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस या जीरो से लेके जीरो पे आने की डिस्टेंस, these all can be represented by wavelength. That means the distance between two adjacent crust or troughs is known as wavelength. और हम क्या बोल सकते हैं, the distance traveled by wave in one complete oscillation is known as wavelength of the wave. ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स में खूब डिटेल में ये पढ़ा है, तो मैं केवल आइडिया दे रहा हूँ आपको जितना मुझे चाहिए। समझ गए आप लोग? किसी को कोई दिक्कत वेवलेंथ में? वेवलेंथ का मतलब क्या है, एक पूरे ऑसिलेशन में कितनी डिस्टेंस आपकी वेव ने ट्रेवल की, ठीक है। अब डिस्टेंस है तो आप उसे कैसे मेजर कर सकते हो, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, एंगस्ट्रम में, किसी में भी मेजर कर सकते हो। डिस्टेंस की जो यूनिट है आप किसी भी यूनिट को ले लीजिए, ठीक है। सो दैट इज वेवलेंथ। अगला क्या होगा, अगला होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने कंप्लीट ऑसिलेशन हो गए एक सेकंड में। दैट मींस द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, 1/सेकंड। एंड 1/सेकंड एक यूनिट को हम जनरली लिखते हैं हर्ट्ज की फॉर्म में। जैसे मैं बोलूं कि मेरी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, मैं एक सेकंड में 100 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता हूं। समझ में आ रही बात, 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करता हूं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात, बोलिए, समझ में आया? अगला क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कितना मैक्सिमम मतलब वाइब्रेशन डिफरेंस हुआ, कहां से, मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से आपका मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होता है मीडियम पार्टिकल्स का, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है भाई, द हाइट ऑफ क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसकी यूनिट भी क्या होगी, डिस्टेंस की फॉर्म में, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी हो। अगला क्या होगा, टाइम पीरियड। आप जानते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब आपका जो पार्टिकल है वो पूरी तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आके वापस से मीन पोजीशन पे आ जाए, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो एक पूरी वेव बनाने में कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो ऑफ कोर्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/ν, दैट इज, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड्स में होगी। अगली चीज क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड कैसे डिफाइन होगी, देखो भाई, लैम्डा मतलब एक ऑसिलेशन में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, न्यू मतलब एक सेकंड में आपने कितने ऑसिलेशन किए। तो बताइए एक सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, लैम्डा इंटू न्यू। नहीं समझ में आया? जैसे मैं बोलूं मेरी लैम्डा है 1 मीटर और मेरी फ्रिक्वेंसी है 100,
मतलब मैंने 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 into 100, 100 मीटर, तो मेरी स्पीड क्या हो गई, 100 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, क्लियर है। तो हमेशा किसी भी वेव की जो स्पीड होती है दैट इज ऑलवेज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेमडा इनटू न्यू, क्योंकि लेमडा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर ऑसिलेशन, और न्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा इनटू न्यू, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाँ, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बारे में बात करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ये बात पक्की है कि जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, जो कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आपने पढ़ा है लाइट की स्पीड, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे आपके मोबाइल फोन में यूज होने वाली माइक्रोवेव हो, चाहे वो क्या कहते हैं इंफ्रारेड वेव हो, चाहे वो विजिबल रेंज हो, वेवज्योर हो, चाहे वो आपका अल्ट्रावायलेट रेज हो, गामा रेज हो, एक्स रेज हो, कॉस्मिक रेज हो, किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उसकी स्पीड फिक्स है, कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आ रही बात। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया सबको, बोलिए, क्लियर है। यस सर। यस सर। अगली बात क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में, जैसे मेरी वेवलेंथ है 0.1 मीटर, तो मैं आपसे बोलूं मेरा वेव नंबर कितना होगा, 1 मीटर में कितनी वेव्स बनेंगी। समझ में आई बात। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाई लेमडा। समझ में आ रही बात। सो 1 डिवाइड बाई लेमडा इज नोन एज वेव नंबर। तो अगर मेरी वेवलेंथ 0.1 मीटर है तो मेरा वेव नंबर कितना है, 10, मतलब 1 मीटर में मैं कितनी वेवलेंथ बना लेता हूं कंप्लीट, 10। क्लियर है बात, ठीक है। सो वेव नंबर इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली 1 बाई लेमडा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर, बोलिए, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ये हो गया वेवलेंथ। अब आ जाते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे, एंड दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ये आपके सामने है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव ऑफ ट्रांसवर्स नेचर, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, सर वेव नंबर का यूनिट, वेव नंबर तो नंबर है, यूनिट क्या ही होगा, नंबर का क्या यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है। यूनिट तो वैसे भी कैंसिल हो गया, डायमेंशन एनालिसिस करिए, 1 इज ऑल्सो मीटर एंड लेमडा इज ऑल्सो इन मीटर, मीटर और मीटर कैंसिल हो गए। सो वेव नंबर इज अ नंबर एंड नंबर डजंट हैव एनी यूनिट, ठीक है। क्या किसने सवाल पूछा था, हाँ भाई मोहम्मद हुसैन अहमद, क्लियर। क्लियर सर। चला जाओ ऊपर यार, नीचे नीचे भाग रहा है, ठीक है। चलिए, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन मैंने अगर वाई एक्सिस में बनाए, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन अगर मैंने जेड एक्सिस में बनाए, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अराउंड है। बोलिए, कोई डाउट है किसी को। सर वेव नंबर फिर से बोलिए ना। वेव नंबर मतलब द नंबर ऑफ कंप्लीटेड वेव्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वेव नंबर मतलब मेरा वेवलेंथ है 0.1 मीटर, तो 1 मीटर में कितनी वेव बनाऊंगा बताइए, ऐसे समझिए कि मेरा एक स्टेप में, एक पर स्टेप में 0.1 मीटर ट्रेवल करता हूँ, तो बताइए 1 मीटर में मैंने कितने स्टेप लिए, बोलिए। 10। तो यही वेव नंबर है, ठीक है। मेरी एक वेव ने एक पूरे राउंड लगाने में, एक पूरी वेवलेंथ में, मतलब x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की, तो बताइए 1 मीटर में कितनी ऐसी वेव बन जाएंगी, दैट इज वेव नंबर। तो आपको क्या करना है, यूनिट लेंथ डिवाइड बाय द लेंथ ट्रेवल्ड पर वेवलेंथ, लेमडा, ठीक है। तो जब आप लेमडा को उल्टा कर देते हैं, 1 बाई लेमडा लिख देते हैं, तब वो क्या कहलाता है, वेव नंबर। समझ में आई बात। तो 1 क्या है, 1 मीटर,
लैम्डा क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल पर वेवलेंथ। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी? 1 मीटर डिवाइड बाई पर वेवलेंथ डिस्टेंस कितनी? लैम्डा। तो आपको क्या मिल जाएगी? नंबर ऑफ वेवलेंथ, कि भैया कितनी कंप्लीट ऑसिलेशन 1 मीटर में हो रहे हैं। सो दैट इज वेव नंबर। ठीक है, एंड वेव नंबर का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, वेव नंबर अगर जैसे मैं बोलूं मेरा वेव नंबर 100 है, इसका मतलब क्या है कि मैं 1 मीटर में 100 वेव्स बनाता हूं। ठीक है, क्लियर? ये है बात। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को नोट कर लेना चाहिए, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव doesn't require any medium to travel। तो जनरली हम नॉर्मल वेव्स की बात करें तो हर एक वेव को मीडियम चाहिए होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आई बात? जैसे सन से जो हमारे पास लाइट आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है। सन इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। ठीक है, तो सन तो सारी वेवलेंथ को अर्थ की तरफ भेज रहा है, 0 से इंफिनिटी वाली। ठीक है, तो सन से जो अर्थ की तरफ वेव आ रही है उनके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए आपको। अगर मीडियम चाहिए होता तो कभी भी सन की एनर्जी अर्थ पे आ ही नहीं पाती। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए होता है। आप बोलो क्यों? तो क्यों का जवाब आपके सामने है। आप लोग 12th पास है तो आप जवाब समझ पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई, शहनवाज कुछ बोलना चाहते हैं? आप बता दीजिए, आप पहले क्या बोलना चाहते हैं? ना सर, कुछ नहीं। ओके भाई, चलिए। सो समझने वाली बात यह है कि मीडियम आपको कब चाहिए होता है, क्योंकि आप एनर्जी सप्लाई करते हो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, फिर दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे, इस टाइप से वेव आगे बढ़ता है एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खास बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी टाइम के साथ वेरी कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है? टाइम के साथ ऑसिलेट कर रही है। आप समझिए, आप सबने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड will generate magnetic field and time varying magnetic field will generate what? Electrical current। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? बोलिए। दोनों ही चीजें पढ़ाई गई हैं आपको। That means this particular energy is self sufficient, जो आगे बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बढ़ जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बढ़ जाएगा। That means they are mutually supporting each other. So they doesn't require any medium particle for energy transfer. Why? Because they are transferring energy into each other and they are moving ahead. Are you getting the point? समझ में आया सबको? बोलिए। ठीक है, so electromagnetic wave doesn't require any medium to travel. That is a very important point. Why? Because normally all type of waves requires medium to travel, but electromagnetic wave is having a very unique property. इसी की वजह से हम जिंदा है ना भाई। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम चाहिए होता तो क्या सन की एनर्जी कभी अर्थ पे आ पाती? तो क्या हम लोग बन पाते? नहीं, सीधी बात। सो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, तो आज अपन लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर इसके आगे की बात करेंगे। दैट मीन्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो किस पर डिपेंड करती है, प्लांक्स थ्योरी की बात करेंगे। एंड जैसी मुझे एनर्जी मिल जाएगी मैं वापस से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे जाके और उसको एक्सप्लेन करते हुए, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उनमें कितनी वेवलेंथ, कितनी फ्रिक्वेंसी का फोटोन निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा, ये मैं निकाल पाऊंगा। सो दैट विल बी द कंप्लीशन ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, समझ में आया किसी को? किसी को कोई भी दिक्कत समझने में? बोले। नो सर। चलिए, सो आई थिंक आज अपन लोग यहीं पे चीज़ों को समाप्त कर देते हैं। ये दोनों ही नोट्स जो है वो मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, आपको मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, नोट्स विल बी देयर विद यू। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, बाय बाय। Thank you. हाँ सर, थैंक यू सर।